अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं कंपेयर एक्स इंस्टीट्यूट। अगर आपने HTML और CSS की पिछली तमाम क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं तो मुबारक हो। आज हम CSS के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टॉपिक फ्लेक्स बॉक्स को डिटेल के साथ सीखने वाले हैं। अगर आप अमेज़ॉन, दराज, फेसबुक और नेटफ्लिक्स या किसी भी मॉडर्न वेबसाइट को देखते हैं तो उनका लेआउट को पीछे फ्लेक्स बॉक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आज की क्लास में हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ याद नहीं करेंगे, हम सीखेंगे फ्लेक्स बॉक्स क्यों बनाना है, कैसे काम करता है, कब यूज़ करना चाहिए और रियल प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करता है। इस क्लास के एंड तक हम एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव नेम बार और कार्ड्स भी बनाएंगे। तो चलिए VS कोड ओपन कर लीजिए और मेरे साथ लाइव कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्स बॉक्स है क्या। अगर आपके पास 3 बॉक्स हैं और आप चाहते हैं कि वो एक ही लाइन में आ जाएं, सेंटर हो जाएं या उनके दरमियान इक्वल स्पेसिंग हो जाए, तो आप क्या करेंगे। पहले डेवलपर्स फ्लोट और इनलाइन ब्लॉक्स यूज़ किया करते थे, लेकिन इन मेथड में बहुत लिमिटेशंस थी। अलाइनमेंट मुश्किल होती थी, रिस्पॉन्सिव बनाना डिफ़िकल्ट था, कोड लंबा और कन्फ्यूजन हो जाता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CSS ने फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट इंट्रोड्यूस किया। फ्लेक्स बॉक्स एक 1 डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है। इसका मतलब है कि ये एक वक्त में ये तो रो को कंट्रोल करता है या कॉलम को। अगर आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अलाइनमेंट चाहिए तो फ्लैग बॉक्स बेस्ट चॉइस है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लाइव कोड को कि किस तरीके से ये वर्क करता है और किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करना समझते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे HTML के कोड के अंदर और हम इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोगों ने कर लेना है हमारा बेसिक कोड रेडी और लिंक करवा लेना है अपने CSS से। ठीक है जी, लिंक मैंने करवा लिया है। लिंक करवाने के लिए स्टाइल लगाएंगे यहाँ पे style.css। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे डिफ को बनाने के लिए क्या चीज़ें लगानी पड़ती हैं वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और डिफ और क्लास किस तरीके का काम करता है वो भी मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्लास को इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं। ठीक है, क्लास हमने इम्प्लीमेंट करवा लिया और क्लास के अंदर हम दे देते हैं कंटेनर को। कंटेनर आ गया। ठीक है, मैंने क्लास का नाम क्या दे दिया, कंटेनर दे दिया। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भी मैं बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवा दूँ। हमने एक क्लास बनाई, हम इसी के अंदर एक और डिफ बनाएंगे। ठीक है जी, डिफ बनाई, इसके अंदर एक और क्लास देंगे जो इसका नाम होगा बॉक्स। ठीक है, हम बनाएंगे इसके अंदर बॉक्स। सबसे पहले लिखेंगे क्लास। ठीक है, क्लास बनाई और क्लास के बाद हम अब क्या करेंगे, हम इसी को दे देते हैं पहले यहाँ पे HTML आ गया। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं बॉक्स। अच्छा, अब इसको हम कर लेते हैं Ctrl+C, Shift Enter, Ctrl+V, Shift Enter, Ctrl+V। ठीक है, ये 3 हमने बना लिया। हम इनके नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको दे देना है CSS। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमने इसको दे दिया। हम इसको कर लेते हैं Ctrl+S से सेव कर लिया। अब हम चलते हैं अपने CSS कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे CSS के अंदर और हम यहाँ पर लगाएंगे सेलेक्टर को लगाने के लिए हम क्या लगाएंगे सबसे पहले। अच्छा, ये सेलेक्टर भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बता चुका हूँ कि कौन कौन से सेलेक्टर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सेलेक्टर लगाया है इसको हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इसके अंदर मार्जिन। अच्छा, मार्जिन हम लगाएंगे इसके अंदर 0। ठीक है, मार्जिन इसको हम दे देते हैं 0। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे इसके अंदर पैडिंग।
ठीक है। पैडिंग लगाएंगे, पैडिंग हम इसके अंदर कितनी दे देते हैं, इसके अंदर दे देते हैं 0। ठीक है, पैडिंग में हमने 0 दे दी है। और इसके अंदर बॉक्स साइजिंग दे देते हैं, बॉक्स साइजिंग इसको दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लगाते हैं बॉडी को। ठीक है, बॉडी इम्प्लीमेंट करवाया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड लगाया। बैकग्राउंड क्या लगाएंगे, सबसे पहले #1E। ठीक है, ये वाली इम्प्लीमेंट करवा देंगे तो उसका थोड़ा सा ग्रे शेड आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम लगाते हैं इसके अंदर पैडिंग। ठीक है, पैडिंग लगाई। पैडिंग का क्या करेंगे, 40px से देते हैं, 40px दे दिया। Ctrl+S करके इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम आप देंगे फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली दे देते हैं। फॉन्ट फैमिली हम इसके अंदर क्या देंगे, एरियल दे दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, इसको अब हम कर लेते हैं Ctrl+S, हम बाहर आ जाते हैं इससे और इसको नीचे ले आते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम लगाएंगे बॉक्स की कोडिंग। बॉक्स की कोड लगाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे सिलेक्टर, फिर बॉक्स। ठीक है, क्योंकि हम बॉक्स के ऊपर कोड करना चाह रहे हैं तो हम बॉक्स लगाएंगे। इसके अंदर बैकग्राउंड, इसके अंदर लगाएंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लगाएंगे #E63946। ठीक है, ये मैंने इम्प्लीमेंट करवा दिया। अच्छा, अब इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर लगाएंगे कलर। कलर हम लगाएंगे इसके अंदर वाइट। ठीक है, हमने वाइट कलर लगा दिया। अच्छा, इसके अंदर हम लगाएंगे पैडिंग को। पैडिंग आ गई। पैडिंग हम लगाएंगे इसके अंदर 30px। ठीक है जी। इसके बाद हम लगाएंगे मार्जिन। मार्जिन लगाएंगे इसके अंदर हम लोग 10px। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे फॉन्ट साइजिंग। फ़ॉन्ट साइज लगाएंगे, फ़ॉन्ट साइज के लगाएंगे 24px। ठीक है, Ctrl+S करते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। ठीक है, हम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखें, हमारा जो CSS है वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो देखें, 3 बॉक्स एक दूसरे से नीचे आ रहे हैं। ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अब हम CSS के सिर्फ एक लाइन लिखेंगे और देखेंगे कि कितना बड़ा डिफरेंस आता है। तो अब हम आते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स की तरफ। तो अब इसके अंदर क्या करना है कि अब देखेंगे ये तीनों बॉक्स को एक ही लाइन में आ गए हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिसका एलिमेंट पर हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो उसे फ्लेक्स कंटेनर कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट होते हैं उन्हें फ्लेक्स आइटम्स कहते हैं। यानी पेरेंट कंट्रोल करेगा और चाइल्ड उसके रूल्स फॉलो करेगा। ये फ्लेक्स बॉक्स का फाउंडेशन है। ठीक है, अब हम इसको एक लाइन के अंदर करके देखते हैं। तो अब हम आ जाएंगे हमारे कोड के अंदर और इसको हम क्या कर देते हैं, हम इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, हम इसको कमेंट कर देते हैं और हम कंटेनर को कॉल करवाएंगे।
अच्छा मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे कंटेनर को कॉल करवाता हूँ। ठीक है, मैंने कंटेनर लिखा, कंटेनर लिखने के बाद ब्रैकेट शिफ्ट एंटर, और इसके अंदर मैं सिर्फ दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले, इसके अंदर मैं दे देता हूँ फ्लेक्स। कंट्रोल एस करता हूँ, बाहर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें हमारा जो कंटेनर है वो एक ही लाइन के अंदर हमारे पास शो कर रहा है कि किस तरीके से हम लोग एक ही लाइन के अंदर तीनों बॉक्स को लेकर आ सकते हैं। तो ये था हमारा CSS का, ठीक है। और ये तीनों बॉक्स क्या है एक ही लाइन के अंदर इम्प्लीमेंट हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनकी CSS खोल लेता हूँ जो हमने ऊपर वाले को कमेंट किया था कि मैं इसको भी अनकमेंट करता हूँ ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, कंट्रोल एस करा, इसके अंदर कोई ना कोई इशू, कंट्रोल Z करते हैं, मैं वापस से कंटेनर डिस्प्ले लगाता हूँ, कोई इशू हो गया है वो उसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट एंटर करके डॉट, मैं वापस से कंटेनर लगा रहा हूँ, कंटेनर लगा दिया। ठीक है, एंटर, और इसके अंदर मैं लगा दूंगा डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है जी, अब कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये देखें हमारे तीनों बॉक्स क्या है वो एक ही लाइन के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं कि इसके अंदर फ्लेक्स को पेरेंट एलिमेंट पर लगाते हैं और चाइल्ड पर नहीं। ये बिगनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि वो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स को हमेशा पेरेंट एलिमेंट पर लगाते हैं, चाइल्ड पर नहीं लगाते। तो ये थे हमारे क्या थी 2 टॉपिक से डिस्प्ले फ्लेक्स, और अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि ये और किस तरीके से आगे के लिए एक्सप्लेनेशंस हमारे पास बची है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको और प्रोफेशनल बना सकते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारे फ्लैक्स को, हमने समझा फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं फ्लैक्स कंटेनर भी हमें समझ में आ गया, आइटम। अब हम समझते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो समझते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है जी, अच्छा अब हम समझते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन को, कि फ्लैक्स डायरेक्शन का क्या आता है। कि अब सवाल ये है कि कितने आइटम्स की डायरेक्शन में चलेगा, डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती क्या है। ठीक है, और इसके अंदर आउटपुट किस तरीके से आता है, अब इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिफ़्रेश करके भी देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं, रो का मतलब क्या होता है ये भी हम अब समझते हैं। तो अब हम समझते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन को। फ्लैक्स डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने कोड के अंदर, और इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दी और इसके अंदर हम लगा देंगे एक और चीज़, इसको कहते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब लगाएंगे फ्लैक्स, हम इसी को यूज़ करें, फ्लैक्स डायरेक्शन लगा देंगे। फ्लैक्स डायरेक्शन के अंदर हम दे देते हैं रो। ठीक है, कंट्रोल एस करके देखते हैं, तो इसको वापस से रिफ्रेश करके देखते हैं, तो इसके अंदर देखें क्या फ़र्क आता है। तो इसके अंदर कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं आया है। इसके अंदर देखें CSS। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये क्योंकि रो के अंदर ही है, तो अब इसको अंदर हम कॉलम के अंदर यूज़ करके देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, रो की जगह हम लगाएंगे कॉलम। ठीक है, हम इसको लगाएंगे कॉलम, ये कंट्रोल एस करते हैं। अब आते हैं अपने कोड की तरफ और इसको हम रिफ्रेश करके देखें, तो ये कॉलम के अंदर ये वापस से वैसे ही हो गया जैसे कि हम लोगों ने फ्लैक्स को लगाया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रो को मतलब लेफ़्ट से राइट तक का। ठीक है, कॉलम का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक का। अगर मोबाइल मेन्यू बनाना है तो कॉलम यूज़ होता है, अगर डेस्कटॉप नेव बार बनाना है तो रो का यूज़ होता है। इस तरह हर प्रॉपर्टी को पहले एक्सप्लेन करो, फिर कोड लिखने का, ब्राउज़र का रिज़ल्ट देखो और आखिर में रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दोनों है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें एक स्टेप मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ। ठीक है, और आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने समझना है कि ये किस तरीके से वर्क हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है,
और हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।